स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ऑफ फर्स्ट ईयर की क्लास है और अपन लोग पढ़ रहे हैं टूल्स, यानी इलेक्ट्रीशियन से जुड़े जो भी टूल्स यूज किए जाते हैं अपन पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने 5 क्लास कंप्लीट करा दिया है टूल्स से रिलेटेड, पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग वहाँ पे जाइए, पूरी A to Z क्लास देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। इसके पहले मैंने 25 से 26 टूल्स के बारे में बता दिया है जो इलेक्ट्रिकल पे यूज किए जाते हैं। वो मैं दिखाया भी था कि कौन सा टूल्स फिजिकली भी दिखाया था और आपको चित्र भी उसको दिखाया था, ताकि आपको पढ़ते समय याद आ जाए कि किस प्रकार के कौन से टूल्स होते हैं, कौन से टूल्स का कहाँ यूज किया जाता है, किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। जैसे इसके पहले अपन इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन के बारे में पढ़े थे कि इस मशीन का यूज कहाँ पे किया जाता है, सप्लाई कहाँ से देते हैं, यदि अपन को इसकी बिट चेंज करना है बिट चेंज कैसे करेंगे, सारी A to Z में पढ़ा दिया था। इसके पहले रैचेट के बारे में पढ़ा दिया था। रैचेट के बाद हैंड ड्रिल मशीन पढ़ा दिया था। आप लोग पिछली क्लास को जरूर देखिए, उसमें सब मिल जाएगा। अब अपन पढ़ते हैं सीजर से, यानी कैंची। सबको मालूम होगा कि एक इलेक्ट्रीशियन के लिए कैंची का यूज कहाँ पे किया जाता है, यानी कैंची कहाँ पे यूज करते हैं। और इसके अलावा जो भी और टूल्स आएंगे आगे अपन दिखा देंगे। चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं कैंची के बारे में। यानी कैंची इलेक्ट्रीशियन के लिए कहाँ पर यूज की जाती है, इलेक्ट्रीशियन क्या करेगा इस कैंची को। सब सोचते होंगे सर कैंची का क्या यूज है इलेक्ट्रीशियन के लिए। जैसे इसका प्रयोग कपड़ा, धागा आदि काटने के लिए किया जाता है। सबको मालूम है एक नॉर्मल कैंची सीजर का उपयोग कपड़ा काटने के लिए, धागा काटने के लिए उपयोग अपन करते हैं। इसके हैंडल में बने छिद्रों में उंगलियां को डालकर, जैसे यहाँ पे छिद्र दिया हो, उंगली अपन डालकर अंगूठे से दबाकर दाब लगाकर कटिंग जा द्वारा, अंगूठे से दाब लगाकर कटिंग जा द्वारा कपड़ा काटे जाते हैं। सामान्यतः इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी कैंची का यूज करते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रीशियन जब वायरिंग करता है तो वहाँ पे इंसुलेशन पेपर काटे जाते हैं, धागों से वायरिंग को बांधता है तो उसको काटा जाता है। तो एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए यदि देखा जाए तो 15 से 20 सेंटीमीटर की लंबी कैंची का यूज करना पड़ता है एक इलेक्ट्रीशियन के लिए। नेक्स्ट है स्निप। ये स्निप क्या है और इलेक्ट्रीशियन के लिए स्निप का कहाँ पे यूज किया जाता है। और टूल्स नंबर है ये 28वां, यानी इसके पहले अपन 27 कंप्लीट कर लिए। पतली धात्विक सीटों को काटने वाली कैंची स्निप कहलाती है। यानी जो पतली पतली सीट होती है चद्दर की या अपन स्टील की बोल सकते हैं, पतली धात्विक सीट को काटने के लिए कैंची यानी स्निप कहलाती है। ये आपको दिखता भी होगा, अपन दोनों हाथ से दबाते जाते हैं, काटते हैं तो एक पतली चद्दर की सीट या स्टील की सीट आसानी से कट जाती है, क्योंकि हम कैंची से उस सीट को नहीं काट सकते। जिनके बीच किसी धात्विक सीट को रखकर लैग की सहायता से सीट को काटा जाता है। जो लैग है इसी की सहायता से हम लोग आसानी से किसी भी सीट को काट सकते हैं। इसकी लंबाई सामान्यतः 15 से 35 सेंटीमीटर तक होती है। क्योंकि अब आपको ये डाउट होगा सर कैंची के माध्यम से कपड़ा, धागा, कागज काट सकते हैं, मगर एक धात्विक सीट यानी धात्विक सीट आ गई, पतली पतली चद्दर आ गए, तो उसको काटने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, स्निप का यूज करेंगे। ये भी कैंची के समान ही होती है, ये धात्विक सीट को काटती है। कैंची से हम लोग कपड़ा, धागा, कागज, जूट ये काट सकते हैं, मगर स्निप के माध्यम से हम लोग धात्विक सीट काटते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कैंची के माध्यम से धात्विक सीट नहीं काटेंगे, काटेंगे किसके माध्यम से, स्निप के माध्यम से। इसका उपयोग बाइंडिंग की तार, माइका सीट, कठोर इंसुलेशन सीट आदि को काटने के लिए किया जाता है। यानी जो स्निप होती है, स्निप का जो उपयोग होता है या यूज जो किया जाता है, तो इसका मुख्यतः उपयोग जो बाइंडिंग करते हैं, बाइंडिंग के तार काटे जाते हैं, माइका की सीट काटी जाती है, कठोर इंसुलेशन काटे जाते हैं, कठोर इंसुलेशन की जो सीट होती है आदि को काटने के लिए किया जाता है। सामान्य कार्य के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी सीधी स्निप यूज करते हैं। यानी अपन को सीधी स्निप का यूज कर देते हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि ये कैंची के माध्यम से बाइंडिंग तार नहीं कटेंगे, माइका की शीट नहीं कटेगी, कठोर इंसुलेशन शीट नहीं कटेगी, इसीलिए वहाँ पे स्निप काटे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन भी कर सकता है धात्विक सीट काटने के लिए किस प्रकार के सीजर का यूज करते हैं। आपके पास 2-3 प्रकार के सीजर आएंगे या स्निप नाम दिया रहेगा तो आप स्निप ही करोगे। कैंची एवं स्निप संबंधित सावधानियां, यानी यदि आप कैंची का यूज करते हो या स्निप का यूज करते हो तो उससे जुड़ी कुछ सावधानियां आपको जाननी चाहिए। क्या क्या सावधानियां होती हैं। फर्स्ट नंबर की बात करें तो कैंची से धात्विक चादर एवं तार को नहीं काटा जाता।
यानी जो कैंची होती है तो हम लोग धात्विक चादर और वायर यानी तार को नहीं काट सकते। सेकंड नंबर है स्निप व कैंची की कटिंग धार को बनाए रखना चाहिए और इसकी धार कुंद हो जाने पर कुशल कारीगर से धार लगवा लेनी चाहिए। यदि आपकी कैंची की धार खराब हो गई है, यदि आपकी स्निप की धार खराब हो गई है, तो आप कुंद के माध्यम से किसी भी कुशल कारीगर से धार उसकी तेज करा सकते हैं, धार बनवा सकते हैं। क्योंकि अपन जब लोहे की शीट काटते हैं या वायर वगैरह काटते हैं तो उसकी धार खराब हो जाती है, तो उसको हम लोग दोबारा फिर से धार मंगवा लेते हैं, कर लेते हैं। एक अलग से उसको आता है, स्टोन आता है, पत्थर आता है, उसके हम उससे भी ग्राइंड करके घिस करके धार निकाल सकते हैं। या कुशल कारीगर जो धार निकालने वाला होता है हम उसके माध्यम से भी इसमें धार निकाल सकते हैं। तो ये कैंची और स्निप से संबंधित सावधानियाँ आपको मालूम होना चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन है वायर स्ट्रीपर। इस औजार का उपयोग संयोजन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न मोटाई के तारों का इंसुलेशन छीलने के लिए किया जाता है। यानी जो वायर स्ट्रीपर होता है तो इस औजार का उपयोग संयोजन यानी कनेक्शन में जो प्रयुक्त होने वाले विभिन्न मोटाई के तारों का इंसुलेशन छीलने के लिए यूज किया जाता है। जो वायर स्ट्रीपर के माध्यम से हम लोग जो हमारे पास वायर होता है उस वायर का आसानी से इंसुलेशन निकाल सकते हैं। यानी वायर स्ट्रीपर के माध्यम से एक नॉर्मल वायर का हम लोग इंसुलेशन निकाल सकते हैं इंसुलेशन छीलने के लिए। क्योंकि अपन देखेंगे दो वायर को ज्वाइंट करने के लिए अपने पास दो वायर है, इन दोनों वायर को ज्वाइंट करने के लिए इसका इंसुलेशन निकालना पड़ेगा। इंसुलेशन निकालने के लिए हम लोग वायर स्ट्रीपर का उपयोग करते हैं। इसकी लंबाई प्रायः 20 सेंटीमीटर होती है। इसमें एक गेज सेंटर लगा होता है जिसकी सहायता से इंसुलेशन छीलने वाले तार का गेज सेट किया जाता है। यहाँ पे गेज होता है, अपन लोग ये देखते हैं कि कितने मोटाई का हमारा वायर है उसके अनुसार ही हम लोग छील सकते हैं। यहाँ पे हम लोग गेज को चेंज भी कर सकते हैं, गेज को चेंज भी करके अलग अलग मोटाई में या अलग अलग व्यास वाले तार को आसानी से छील सकते हैं। ये इसका पूरा हैंडल होता है। यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि वायर का इंसुलेशन छीलने के लिए क्या यूज करेंगे, प्लायर है, कटर है, चाकू है, वायर स्ट्रीपर है, तो आप लोग को क्वेश्चन पे सही आंसर लगाना है वायर स्ट्रीपर। क्योंकि ये वायर स्ट्रीपर के माध्यम से हम आसानी से इंसुलेशन खींच सकते हैं। क्योंकि उसके जो कंडक्टर हैं वायर हैं, वायर डैमेज नहीं होंगे, वायर में कट नहीं लगेगा, इसलिए वायर स्ट्रीपर का यूज किया जाता है। वायर स्ट्रीपर में गेज होता है, अलग अलग व्यास के अलग अलग गेज बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है टूल्स। क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल सबको मालूम होना चाहिए कि इसका उपयोग एल्युमिनियम केबल्स के सिरों पर संयोजन लग या टर्मिनल को बैठाने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई प्रायः 20 सेंटीमीटर होती है। ये जो एल्युमिनियम के लग्ज हैं इस क्रिम्पिंग टूल के माध्यम से हम लोग यूज करते हैं। कहाँ पे? संयोजन के टाइम पे। देखिए कि जहाँ जिस कनेक्शन पे नट बोल्ट के माध्यम से हम लोग को क्रिम्पिंग टूल ये लग्ज लगाए जाते हैं, तो लग्ज को केबल में या वायर पे लगाने के लिए उसको लॉक करने के लिए क्रिम्पिंग टूल का यूज किया जाता है। इस क्रिम्पिंग टूल के माध्यम से हम लोग इसको लॉक कर सकते हैं। क्या करते हैं, जो टर्मिनल होता है टर्मिनल पे हम लोग ये जो लग्ज होते हैं, लग्ज या टर्मिनल, लग्ज को हम लोग बिल्कुल केबल छीलने के बाद उसमें पहना कर उसको क्रिम्प कर देते हैं, दबा देते हैं, जिसके माध्यम से लॉक हो जाता है। फिर इसको हम लोग नट बोल्ट से लगा देते हैं। यानी लग्ज लगाने के लिए किस टूल्स का यूज किया जाता है, तो अपन बता सकते हैं क्रिम्पिंग टूल का यूज करके हम लोग लग्ज का यूज कर सकते हैं। लग्ज जो होते हैं एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। हम लोग कॉपर के वायर हो या एल्युमिनियम के वायर हो उसमें देखे होंगे लग्ज लगाते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 20 सेंटीमीटर वाले क्रिम्पिंग टूल का सामान्यतः यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है वाइस। वाइस यानी बेंच वाइस देखिए होंगे, बहुत प्रकार की वाइस होती है, पाइप वाइस होती है, बेंच वाइस होती है, हैंड वाइस होती है। अब आती है बात वाइस की कि एक इलेक्ट्रीशियन के लिए वाइस का यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका उपयोग यह जाब को मजबूती से जकड़ने वाला औजार है। कोई भी जाब है हमारे पास, जैसे मोटर का रोटर हो गया, यदि हम उसको खोल रहे हैं, कोई नट बोल्ट है उसको खोलना है, तो हम लोग बेंच वाइस के माध्यम से खोल सकते हैं। बेंच वाइस में जकड़ लेते हैं, उस पार्ट को बिल्कुल टाइट करके खोल देते हैं। विभिन्न कार्य के लिए अलग अलग प्रकार की पृथक यानी अलग अलग प्रकार की वाइस यानी जो बेंच वाइस होती प्रयोग होती हैं, जैसे बेंच वाइस,
पाइप वाइज, पिन वाइज, हैंड वाइज, लग वाइज, लाइन वाइज, मतलब बहुत प्रकार के वाइज होती हैं। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के वाइज का यूज किया जाता है। ये जा की लंबाई के अनुसार विभिन्न प्रकार की होती हैं। इनका जो जबड़ा होता है उसके अनुसार भी अलग अलग प्रकार की आपको मिल जाएंगी। सामान्य कार्य के लिए 10 सेंटीमीटर जा वाली बेंच वाइज, 60 mm व्यास क्षमता वाली पाइप वाइज की आवश्यकता पड़ती है। इसमें वाइज जाब को स्पिंडल की सहायता से जा के बीच में जकड़ दिया जाता है। पाइप वाइज एवं बेंच वाइज के नीचे चित्र में दर्शाया गया है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेंच वाइज, ये स्पिंडल होता है। इस स्पिंडल के माध्यम से यहाँ पे जा लगा हुआ है। यहीं पे कोई भी पार्ट को हम लोग रख कर उसको प्रॉपर टाइट कर देते हैं, उसको पकड़वा देते हैं। हम आपको दिखा भी देते हैं अपने पास, जैसे है कुछ इसी प्रकार है। ये जैसे बेंच वाइज हो गया। इस बेंच वाइज को इसके जो होते हैं इसके जॉ बोलते हैं, जबड़ा बोलते हैं। यहीं पे हम लोग कोई भी पार्ट को फंसा देते हैं, फिर उसको टाइट करते हैं यहाँ से। ये जो आपका स्पिंडल लगा हुआ, इस स्पिंडल के माध्यम से घूमती है और अच्छी खासी टाइट हो जाती है। कोई भी चीज़ को यूज कर लेते हैं। तो इसको अक्सर हम लोग टेबलों में फंसाते हैं, बेंच में फंसाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है बेंच वाइज। इसी प्रकार आपको पाइप वाइज मिलेगी। ये पाइप वाइज है। इसके जबड़े को हम लोग घुमा कर यहाँ पे पाइप फंसा देते हैं, फिर टाइट कर देते हैं। तो ये पाइप को अच्छी खासी पकड़ के रखती है, तो इसको हम लोग पाइप वाइज बोलते हैं। ये बहुत प्रकार की होती है। हैंड वाइज होता है, जो छोटे छोटे जगह हाथों से हम लोग पकड़ लेते हैं। इनको तो अपन टेबल में नहीं, बेंच में फंसाना पड़ता है। जैसे बेंच में नट बोल्ट के द्वारा फंसा के रखते हैं और उसी में कोई भी चीज़ को फंसा के रख के कोई भी चीज़ खोल सकते हैं, जकड़ के रखते हैं। अब इससे जुड़ी सावधानी अपन देख लेते हैं। बेंच वाइज से जुड़ी सावधानी, सबसे पहला नंबर है इसके जा साफ रखने चाहिए। इसके जो जबड़े होते हैं, जो जा होता है, प्रॉपर तरीके से साफ होनी चाहिए। ठीक। सेकंड नंबर है जा पर चिकनाई नहीं लगानी चाहिए, नहीं ग्रीस वगैरह का लेप नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो स्लिप होगा, काम करने में मज़ा नहीं आएगा और स्लिप होगा। तीसरा नंबर है 22 का एनविल की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो 22 है तो उसको एनविल की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है नरम वस्तुओं को पकड़ने के लिए गार्ड का प्रयोग करना चाहिए। यानी हमारा जो बेंच वाइज है उसमें कोई नरम धातु है, जैसे प्लास्टिक वगैरह की पाइप हो गई, तो उसको हमें दबाने के लिए, उसको टाइट करने के लिए सबसे पहले एक गार्ड होता है। उस गार्ड को चारों लगा लेना चाहिए, फिर यूज करना चाहिए, तो हमारा पार्ट खराब हो जाएगा। जिस काम के लिए करते थे वो काम नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही अगला टूल्स है जिमलेट। इसका उपयोग लकड़ी में छिद्र करने हेतु किया जाता है। छिद्र करने वाला सिरा पेंच की चूड़ियों के समान लोहे का बना होता है। यानी जो जिमलेट होता है, जिमलेट के माध्यम से हम लोग लकड़ियों में छेद करते हैं। छिद्र करने वाला सिरा पेंच की चूड़ी होती है, देखो कुछ इस तरह के यहाँ पे चूड़ी होती है, फिर ऐसे बना होता है। इसके माध्यम से हम लोग आसानी से कोई भी लकड़ी में होल कर सकते हैं। कैसे? घुमा घुमा कर। यही बोला गया, इसका उपयोग लकड़ी में छिद्र करने हेतु किया जाता है। छिद्र करने वाला सिरा पेंच की चूड़ी के समान लोहे का बना होता है, तो इसको बोलते हैं जिमलेट। आपसे भी कोई पूछ सकता है कि लकड़ियों में छेद करने के लिए किसका यूज करोगे, आप बता सकते हो जिमलेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट औजार है अपना औगर जी। ये जो औगर है तो ये मोटी लकड़ी में छिद्र करने हेतु, मोटी लकड़ियों में छेद करने हेतु इसका यूज किया जाता है। जिमलेट का उपयोग हम लोग हल्की लकड़ियों में छेद करने के लिए यूज करते थे, मगर जो औगर है तो इसको मोटी लकड़ियों में छेद करने हेतु इसको उपयोग करेंगे। यह भी आगे से चूड़ियों की आकृति वाला होता है। जो आगे है तो इसमें देख लो, यहाँ पे आगे कुछ चूड़ियाँ बनी हैं। फिर स्क्रू, कटिंग एज, बॉडी, जिमलेट एवं औजार संबंधित सावधानियां नीचे दिया गया है। यानी औगर का काम है, हम लोग मोटी लकड़ियों में छेद करते हैं, और जो जिमलेट होता है पतली लकड़ियों में छेद करते हैं। मोटी लकड़ी में छेद करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इतना बस समझ जाओ। अब जो जिमलेट है और औगर है तो इससे संबंधित अपन सावधानियां देख लेते हैं। इन्हें प्रयोग करने के पश्चात टूल किट में रखना चाहिए। जब हम यूज कर सकें या यूज करने के बाद यानी जब हमारा काम की ज़रूरत थी तो उस टाइम पे इसका प्रयोग करें। प्रयोग करने के बाद इसको हम लोग टूल किट में रख देंगे। सेकंड नंबर है, इन्हें जंग लगने से बचाना है। जहाँ पे इसका जो धात्विक पार्ट है, धात्विक पार्ट में ऑयल वगैरह थोड़ा बहुत लगा देना चाहिए, जंग नहीं लगने चाहिए, ताकि ये आसानी से हम लोग दोबारा भी काम कर सकें। जिमलेट को प्रयोग करने से पहले पूर्व जांच कर लेनी चाहिए कि इसका हैंडल ढीला तो नहीं है।
यानी यदि आप जिमलेट का यूज कर रहे हो तो सबसे पहले आपको चेक करना है काम करने से पहले कि इसका हैंडल तो लूज नहीं है। यदि हैंडल लूज है तो उसको टाइट कर लो, शायद टूट जाए, निकल जाए तो आपको चोट लग सकती है। ये 3 सावधानियां हैं ऑगर और जिमलेट से रिलेटेड। यदि आप यूज करते हो तो इसको समझना चाहिए, तभी आपको यूज करना है। नेक्स्ट है 34 नंबर स्पैनर। अब स्पैनर आप देखे होंगे जिसको बोलते हैं देसी भाषा में रिंच। स्पैनर प्राय 6, 12, 19 आदि संख्या में सेट के रूप में उपलब्ध होते हैं। बहुत प्रकार के स्पैनर होते हैं, ओपन स्पैनर, रिंग स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर, पाइप स्पैनर, बहुत प्रकार के रिंच देखे हो गए। छोटी साइज से लेकर बड़ी बड़ी से साइजों तक होती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर, बहुत प्रकार के स्पैनर होते हैं, बहुत सेटों में होते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। इनके जाव के आकार के द्वारा ही इनका आकार साइज व्यक्त किया जाता है। यानी जो इनका जाव होता है आकार द्वारा ही इनका हम लोग साइज डिसाइड करते हैं। ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे सिंगल एडेड, डबल एंडेड, रिंग बॉक्स, स्पेशल आदि। विद्युत कार्य के लिए प्रायः 3 से 25 mm तक जबड़े वाला डबल एंडेड स्पैनर उपयुक्त होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रीशियन जैसे मोटर का कोई बेस खोलना हो, कोई नट बोल्ट खोलना है तो उसको 3 से 25 mm तक के जबड़े वाले डबल एंडेड स्पैनर यूज करता है। इनका उपयोग नट बोल्ट को कसने तथा खोलने के लिए यूज किया जाता है। ये सबको मालूम होगा कि एक स्पैनर के माध्यम से हम लोग नट बोल्ट को टाइट करते हैं और उसको खोलते हैं। अब जैसे अपने पास स्पैनर है, ये बहुत प्रकार के आपको स्पैनर है, ये रिंग स्पैनर है, ये हमारे पास ओपन स्पैनर है, ये पट्टी स्पैनर भी बोलते हैं। ये बहुत सारे नंबरों पे आते हैं, इसका नंबर डिसाइड करते हैं। ये जो जबड़ा होता है, ये जो जबड़ा होता है, इन जबड़ों के माध्यम से अपन डिसाइड करते हैं कितने नंबर के स्पैनर है, कितने नंबर का बोल्ट है, क्योंकि बहुत प्रकार के आते हैं, जैसे मैं बताया था पाइप रिंच भी होता है। उसी प्रकार ये हमारे पास रिंग वाला है। रिंग यानी क्या है तो गोलाकार, ये भी इसी गोलाई के अनुसार या जबड़े के अनुसार भी डिसाइड होता है कि कितने नंबर का आपको स्पैनर सही चाहिए, कितने नंबर की रिंच की आवश्यकता है। ये आपको जब आप काम करेंगे तब पता चलेगा कितने नंबर का आपका बोल्ट खोलने कसना है। फिर आता है एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल का ही मतलब है, मीनिंग है एडजस्ट करना, ऊपर नीचे कर सकते हैं। 35वां नंबर टूल्स है एडजस्टेबल स्पैनर। इसे एडजस्टेबल रिंच भी कहते हैं। यह प्राय 15, 20, 25, 30 सेंटीमीटर लंबाई में उपलब्ध होता है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 20 सेंटीमीटर लंबा एडजस्टेबल रिंच उपयुक्त होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी नट के आकार का सही स्पैनर टूल किट में उपलब्ध न हो। यानी यदि मान लो आपके पास ये 20-22 के स्पैनर है, यदि आपको नट खोलना है 24 का या 20 का नहीं खोलना है, 21 को खोलना है, 18 खोलना है, मगर आपके पास यदि नहीं है तो आप एडजस्टेबल रिंच के माध्यम से उसको खोल सकते हैं। यही बोला है जब किसी नट के आकार का सही स्पैनर किट में उपलब्ध ना हो तब इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज करने से ये हमारे पास यदि है तो हम सभी आकार के स्पैनर का यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार की ज़रूरत पड़े उसको एडजस्ट कर लो, एडजस्ट करने के बाद नट बोल्ट खोल लो। इसीलिए इसको हर जगह यूज किया जाता है और हर जगह हम लोग यूज इसलिए कर पाते हैं क्योंकि यदि 20 स्पैनर की ज़रूरत है तो 20 स्पैनर की जगह पर एक स्पैनर काम कर देता है। हम इसको कम ज़्यादा करके एडजस्टेबल होता है, ऊपर नीचे करके नट बोल्ट आसानी से खोल सकते हैं। तो ये होता है एडजस्टेबल रिंच। एडजस्टेबल आपको सबको मालूम है, जबड़ा होता है, यहाँ पर घुमाने के लिए नट टाइप का लगा होता है, इसी के माध्यम से ये एडजस्ट होता है। अब इससे संबंधित सावधानियां देख लेते हैं। स्पैनर सेट एवं एडजस्टेबल स्पैनर संबंधित सावधानियां। इन्हें जंग से बचाना चाहिए और समय समय पर विशेषकर बरसात के समय में आवश्यकता अनुसार ग्रीस आदि लगाते रहना चाहिए। यदि हम देखेंगे यदि बरसात में यहाँ पे ग्रीस नहीं लगाएंगे जंग लग जाएगा और ये टाइट हो जाएगा, हम इसको आसानी से या सरलता पूर्वक काम नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण ये दिक्कत आएगी काम करने में। तो जंग से बचाना है। यदि जंग लग भी रहा है तो इसमें ऑयल या ग्रीस का यूज कर सकते हैं। सेकंड नंबर है उपयोग से पहले इनके जब को साफ कर लेना चाहिए। यानी जब यूज करते हैं, यूज करने से पहले ये जो जब है यहाँ पे, इस जब को बिल्कुल प्रॉपर हमें साफ कर लेना चाहिए। ऑयल ग्रीस वगैरह नहीं लगाए, धूल मिट्टी तो नहीं लगी हुई है, तो उपयोग करने से पहले ये भी सावधानी रखना है। नेक्स्ट आता है पाइप रिंच। पाइप रिंच की बात करते हैं। ये रिंच अनेक लंबाई जैसे 20, 25, 30, 40, 50, 60 सेंटीमीटर आदि में उपलब्ध होते हैं।
इलेक्ट्रीशियन के लिए 25 सेंटीमीटर लंबा 4 सेंटीमीटर जा परास वाला पाइप रिंच उपयुक्त होता है। इसका उपयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप, सॉकेट आदि कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है। यानी जो पाइप रिंच होता है, आप देखोगे पाइप रिंच बहुत जगह यूज किए जाते हैं। हम लोग ट्यूबवेल वगैरह, नल वगैरह की जो पाइप खींचते हैं उसको फंसाने के लिए हम लोग पाइप रिंच का यूज करते हैं। तो यही बोला है कि इलेक्ट्रीशियन के लिए 25 सेंटीमीटर लंबा 4 सेंटीमीटर जब परास वाला पाइप रिंच उपयुक्त होता है। इसका उपयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप, सॉकेट आदि कसना हो या खोलना हो तब पर भी हम इसका पाइप रिंच का यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब देखो वायरिंग करते हैं, कंड्यूट पाइप लगाते हैं, कंड्यूट पाइप के जो थ्रेड होते हैं, जो चूड़ियाँ होती हैं, उसको टाइट करने के लिए हम लोग पाइप रिंच का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है ये पाइप रिंच, सेम टू सेम है, एडजस्टेबल होता है, इसको भी हम कम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है पाइप रिंच। आगे आ गया है पाइप कटर। यह औजार 30 से 90 सेंटीमीटर तक की लंबाई में बनाया जाता है। जो पाइप कटर होता है, यानी पाइप को कट करता है, कटर। अभी हम लोग स्पैनर रिंच पढ़ रहे थे, अब आ गया पाइप कट करना। इसमें 3 कटिंग ब्लेड होते हैं, जिनमें से एक ब्लेड फिक्स जा में कसा रहता है और 2 ब्लेड मूवेबल जा में कसे होते हैं। और जो औजार पाइप पर घुमाने के लिए साथ साथ गति करते हैं, काटे जाने वाले पाइप को औजार के जबड़े में पेंच द्वारा कस दिया जाता है। क्योंकि हमने पहले बताया था पाइप कटर है, पाइप कटर का मतलब ये होता है पाइप को काटना। अब बोला काटे जाने वाले पाइप को औजार के जबड़ों में पेंच द्वारा कस दिया जाता है और पेंच हैंडल को थोड़ा थोड़ा कसते हुए हैंडल को पाइप के चारों ओर घुमाते जाते हैं, जिससे पाइप कट जाता है। इसका उपयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप को काटने के लिए किया जाता है। जब हम लोग घर पे वायरिंग करते हैं तो वहाँ पे कंड्यूट पाइप का यूज करते हैं। हमारी कंड्यूट पाइप ज़्यादा लंबी हो गई है तो उसको हम काटेंगे, हेक्सा ब्लेड से काटेंगे, टाइम लगेगा। तो ये आता है पाइप कटर। इस पाइप कटर के माध्यम से हम लोग काट देते हैं। जैसे अपने पास एक पाइप कटर है, कुछ इस प्रकार होता है, ये देखो 2 रोलर इसमें लगे हुए हैं, एक कटर इसमें लगा होता है। इसके माध्यम से हम लोग पाइप फंसाकर इसको जैसे घुमाएंगे तो हमारी पाइप गोलाकार कट जाएगी। तो इसको बोलते हैं पाइप कटर। ये भी एडजस्टेबल होता है, मूवेबल होता है। इसको भी हम कम ज़्यादा साइज़ के पाइप को आसानी से काट सकते हैं। ये बोला है ना, इसमें 2 ब्लेड मूवेबल जा में होती है। जो मूवेबल जा है इसमें 2 ब्लेड है, ये देखो, एक ये 2 ब्लेड दिख रहा और एक फिक्स जा में होता है, ये फिक्स जा है। अब पता चल गया होगा पाइप कटर का यूज कहाँ पे करते हैं। कुछ इस प्रकार है, ये देखो, जो फिक्स है इसमें एक ही कटर लगा है, मगर जो मूवेबल है इसमें एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। यही अपने पास भी है, कुछ इस आकार का है, ये देख लो, इस आकार का। पाइप रिंच व पाइप कटर संबंधी अपन सावधानी देख लेते हैं। क्या सावधानी है? पहला नंबर है, इनके पेंच पर समय समय पर ग्रीस लगाते रहना चाहिए। जो इनके पेंच है यहाँ पर, ये थ्रेड है, यहाँ पर टाइम पर ग्रीस का यूज करेंगे तो अच्छा स्मूथ चलेगा। सेकंड नंबर है, इसी में इनके साथ हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो हैमर होता है हम लोग हथौड़ा का यूज नहीं करेंगे, इनके साथ ही खराब हो जाएगा। उपयोग के बाद इन्हें साफ व बंद करके रखना चाहिए। जब हमारा यूज खत्म हो जाए उपयोग करने के बाद इसको प्रॉपर ऑफ कर देना चाहिए, बंद करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि खोल के फेंक दो। नेक्स्ट है, इसी में उपयोग से पूर्व इनके जा को साफ कर लेना चाहिए। हम जब उपयोग करते हैं, उपयोग से पहले इसको जो जा होता है, जबड़ा होता है, इसको प्रॉपर तरीके से साफ कर लेंगे तभी यूज करेंगे। नेक्स्ट है ब्लो लैंप। ये 38 नंबर टूल्स है। नेक्स्ट टूल्स की बात करेंगे, ब्लो लैंप। इसका उपयोग केबल ज्वाइंट में जोड़ को गर्म करने तथा सोल्डर के पिघलाने के लिए किया जाता है। जो ब्लो लैंप होता है, इसको लैंप यानी जलाना, इसका उपयोग केबल ज्वाइंटिंग में जोड़ को गर्म करने तथा सोल्डर को पिघलाने के लिए किया जाता है। यह मिट्टी के तेल से चलने वाला एक प्रकार का स्टोव होता है। इसका प्रयोग पूर्ण सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि इससे आग लगने या झुलसने की संभावना रहती है, आग लग सकती है। क्योंकि ये मिट्टी के तेल से जलता है, इसको बहुत सावधानी से हम लोग यूज करेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ब्लो लैंप कुछ इस प्रकार का होता है। ये टैंक होता है, इसमें मिट्टी का तेल भरा होता है, ये यहाँ से जलता है। केबल के जॉइंट को गर्म करना है तो उसको कर सकते हैं, सोल्डरिंग करना है उसको कर सकते हैं। कुछ ये इस प्रकार होता है। यह टैंकी होती है, इसमें मिट्टी का तेल भरा जाता है, यहाँ से ये जलता है।
ये होता है पिस्टन, जिसमें हम प्रेशर देते हैं तो ऑयल हमारा मिट्टी का तेल यहाँ तक आता है, यहाँ से हम लोग मिट्टी का तेल डालते हैं। ये हैंडल होता है, इसे पकड़ कर फिर किसी चीज़ को हम लोग गर्म करते हैं। जिस केबल को गर्म करना है या सोल्डरिंग करना, सोल्डरिंग को जॉइंट पिघलाना है, तो इस सोल्डरिंग गन के माध्यम से या ब्लो लैंप इसको बोलते हैं, ब्लो लैंप के माध्यम से हम आसानी से गर्म कर सकते हैं। ठीक, अब ब्लो लैंप से संबंधित सावधानियां भी देखना है कि कौन सी सावधानियां भाई। प्रयोग से पूर्व इसके नोजल को साफ कर लेना चाहिए। हमारा जो यूज करना है, यूज करने से पहले इसके नोजल, जो नोजल होता है, इस नोजल को प्रॉपर साफ करना है, अच्छे ब्लो देगा। मिट्टी का तेल साफ होना चाहिए अथवा उसे कीप व फिल्टर जाली की सहायता से साफ करके ही ब्लो लैंप के टैंक में भरना है। मिट्टी का तेल यदि कचड़े वाला होगा तो ये पाइप में काम नहीं करेगा, प्रेशर में फंस जाएगा, जिसके कारण हमारा ब्लो लैंप नहीं जलेगा। तो ये भी बोला है कि मिट्टी का तेल साफ होना चाहिए। इसी में है, इसमें अधिक हवा नहीं भरनी चाहिए क्योंकि अधिक वायु दाब से टैंक फट सकता है। जो इसका पिस्टन है, पिस्टन से हम बहुत ज़्यादा हवा नहीं भरेंगे, नहीं तो हमारा फट सकता है, ये बहुत कमज़ोर भी होता है। अब आता है नेक्स्ट पुल्ली पुलर। 39 नंबर है टूल्स पुल्ली पुलर। वैद्युतिक मशीनों जैसे मोटर, जनरेटर आदि में शाफ्ट पर कसी हुई पुल्ली को उतारने के लिए यह औजार प्रयोग किया जाता है। देखोगे मोटर हो गया, जनरेटर हो, उसमें पुल्ली लगी होती है जिसमें बेल्ट फंसाए जाते हैं। उस पुल्ली को हमें शाफ्ट से बाहर निकालना है तो पुल्ली पुलर का यूज करेंगे। इस औजार की टांगें समायोजित प्रकार की होती हैं। यानी जो पुल्ली पुलर होते हैं, इसकी जो टांगें होती हैं एडजस्टेबल होती हैं या समायोजित होती हैं। इन्हें पुल्ली के चारों ओर फंसाकर पेंच को कसते जाते हैं और पुल्ली धीरे धीरे बाहर निकलती जाती है। इस औजार की सहायता से पुल्ली सरलता से निकल जाती है और पुल्ली पुलर तो शाफ्ट में दो खराब भी नहीं होते हैं। यानी जो हमारा पुल्ली पुलर हो उसके माध्यम से हम शाफ्ट से पुल्ली उतारते हैं ना, तो हमारा शाफ्ट खराब नहीं होता, ना तो पुल्ली खराब होती ना शाफ्ट खराब होता। ये होता है पुल्ली पुलर। पुल्ली पुलर मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार होती है, ये देख लो, कुछ इस प्रकार होती है। इसमें 3 टांगें बनी होती हैं। इन 3 टांगों को स्क्रू ड्राइव, ये जो एडजस्टेबल नट होता है, पुल्ली में फंसा देते हैं, इसको टाइट करते हैं तो पुल्ली बाहर आ जाती है। तो इसको बोला जाता है पुल्ली पुलर। अलग अलग साइज़ की होती है, छोटी साइज़ के लिए छोटे पुल्ली के लिए छोटी साइज़ की, बड़ी के लिए बड़ा आता है, तो इसको बोला जाता है पुल्ली पुलर बोलते हैं। कुछ इसी तरह दिख रही होगी। नेक्स्ट है बेयरिंग पुलर। बेयरिंग पुलर पुल्ली पुलर की भांति, यानी जिस प्रकार पुल्ली पुलर थी उसी प्रकार बेयरिंग पुलर है। पुल्ली पुलर की भांति बेयरिंग पुलर भी होता है। इसमें प्रायः 2 लेग्स होते हैं, 2 टांगे होती हैं और यह औजार पुल्ली पुलर की तुलना में छोटा होता है। ये जो औजार होता है नहीं, पुल्ली पुलर से बेयरिंग पुलर छोटा होता है। इसका उपयोग मोटर, जनरेटर, फैन, पंप आदि की बेयरिंग को सॉफ्ट से बाहर उतारते हैं। पुल्ली की भांति इस औजार की सहायता से बेयरिंग सरलता से शाफ्ट पर उतारी जाती है। बेयरिंग तथा शाफ्ट दोनों खराब भी नहीं होते। यानी जो बेयरिंग पुलर है, हम बेयरिंग पुलर से शाफ्ट से, मोटर की शाफ्ट हुई, जनरेटर होगी, अल्टरनेटर हो गई, उसकी बेयरिंग को बाहर ले लेते हैं और हमारी बेयरिंग भी नहीं खराब होती, शाफ्ट भी नहीं खराब होती और बेयरिंग बाहर आ जाती है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुल्ली पुलर का यूज किया है, बेयरिंग पुलर का यूज किया है, किस प्रकार होती है, कहाँ पे यूज किया जाता है, या पूछा जाता है मोटर की शाफ्ट से बेयरिंग को निकालना है तो किससे निकालेंगे, तो बेयरिंग पुलर हो गया। फिर पुल्ली को निकालना है, पुल्ली पुलर हो गया। तो कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसलिए टूल्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब पुल्ली पुलर संबंधित सावधानियाँ देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है, पुल्ली या बेयरिंग उतारने के लिए पुलर पर हैमर का प्रयोग नहीं करने चाहिए। जब हम लोग पुल्ली पुलर के माध्यम से यूज करते हैं तो यहाँ कहीं हैमर का यूज नहीं करेंगे, नहीं खराब हो जाएगी। फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर है, इनके पेंचों तथा घर्षण वाली पिवटों में समय समय पर ग्रीस मोबिल लगाते रहना चाहिए। यानी जो इसके नट होते हैं, एडजस्टेबल नट होता है, तो यहाँ पे हम लोग ऑयल वगैरह का यूज करेंगे तभी ये मूव करेगा, नहीं तो हमारा टाइट हो जाएगा, ख़राब भी हो जाएगा, काम भी प्रॉपर नहीं करेगा। नेक्स्ट है, बेयरिंग पुल्ली के आकार के अनुसार ही सही साइज का पुलर प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि हमारी बेयरिंग छोटी है, पुल्ली पुलर बहुत बड़ा है। जितनी बड़ी पुल्ली पुलर होगी या बेयरिंग होगी उसी के अनुसार हमें पुल्ली पुलर का यूज करना है। इसी में फोर्थ नंबर है, पुलर के पेंच को चलाने के लिए सही साइज के स्पेनर का प्रयोग करना चाहिए।
क्योंकि हम लोग इसमें जो होता है स्पेनर फंसाते हैं, इसको जब टाइट और खोलने के लिए, टाइट करने के लिए हम लोग स्पेनर के माध्यम से ही करेंगे, तो सही स्पेनर सेट का यूज करना है, नहीं तो ये भी खराब हो जाएगी। ये पुल्ली पुलर से संबंधित सावधानी हो गई। ठीक, अब अपन राष्ट्रीय विद्युत कोड 2011 का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 का आगे पढ़ेंगे। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कुछ रूल दिए गए हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यानी अगली वाली क्लास में देखेंगे, 6वीं 7वीं की जो भी क्लास होगी। आज से हमारा ये जो 40 तक थे, 39 तक 40 अपन पढ़े हैं इलेक्ट्रिकल औजार। 40 में से 20 से 25 औजार मैंने आपको दिखा भी दिया है जो हमारे पास अवेलेबल था अभी प्रेजेंट में। तो आपको ये क्लियर हो गया है कि किस औजार का कहाँ पे यूज करते हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन सा औजार महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको मिलेंगे आगे क्वेश्चन, इसको पूरा क्लियर कर लो, नहीं तो आगे चल के फंस जाओगे एग्जाम में, क्योंकि हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने टूल्स, इसलिए आपको 40 टूल्स जो इंपॉर्टेंट हैं इलेक्ट्रिकल में वो कंप्लीट करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।